साथियों नमस्कार। जनमत एच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी कमलकांत। मित्रों, आज इंडिपेंडेंस डे है। सबसे पहले तो आप सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ और विदेशियों से मुक्त हुआ। जो विदेशी दास्ता का एक सिलसिला 700-800 साल से चला आ रहा था, वो 15 अगस्त 1947 को जाकर समाप्त हुआ। तो इसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए और मन से सेलिब्रेट करना चाहिए और ये ठानना चाहिए कि हम जीवन में कभी गुलाम नहीं बनेंगे। हम एकजुट बन के रहेंगे और एकजुटता में ही हमारी भलाई है, सबकी भलाई है, पूरे समाज की भलाई है। कोई भी समाज जो एकजुट नहीं है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। वो किसी न किसी मौके पर जो है वो गिरफ्त में आ ही जाएगा, स्वतंत्रता की बेड़ियों में कसा ही जाएगा। और पूरी दुनिया में इस तरह की कोशिशें चलती रहती हैं। लोगों को स्वतंत्र करने की तरीके बदल जाते हैं, काल और समय के अनुसार, पात्र के अनुसार, देश के अनुसार। और इसका ताज़ा उदाहरण है बांग्लादेश, जहां आपने देखा कि वहां की चुनी हुई सरकार को पलट दिया गया। अब चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेसी से बड़ा कंसेप्ट तो कोई है नहीं, अभी तक उससे बेहतर कोई कंसेप्ट तो आया नहीं। एक सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा और वो राज करती है। और बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ था। जब पिछले कुछ महीने पहले ही जो इलेक्शन हुए उसमें कोई आरोप नहीं लगे कि कोई धांधली हुई, कुछ हुआ, फिर भी उसको हटा दिया गया। और हटाने वाला कौन था? अमेरिका, जो दुनिया का दादा बना फिर रहा है। तो साथियों, इस संदर्भ में आपको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज हमने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण होता है, आज फिर भाषण हुआ। मोदी जी का भाषण अब हमने सुना। मोदी जी को राज करते हुए 10 साल हो चुके हैं। 11वें साल में वो एंटर हो चुके हैं, तीसरी बार वो एंटर हो रहे हैं। हालांकि ये जो टर्म है उनका, वो पहली 2 टर्म से टफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बीजेपी के लिए राज करना नया नया है। तो हो सकता है बीजेपी में इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि वो बड़े बड़े डिसीज़न ले और उसको इम्प्लीमेंट करे और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट होंगे उनको झेल सके। लेकिन अब बीजेपी भी 4-5 बार से राज कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सही में जो राज किया, 1998 में उनकी सरकार बनी, फिर 1999 में उनकी सरकार बनी, फिर 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, फिर 2019 में मोदी जी की सरकार बनी, फिर 2024 में मोदी जी की सरकार बनी। हालांकि थोड़ी कमज़ोर सरकार बनी, लेकिन अब उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि वो बड़े डिसीज़न ले सकते हैं। और 2-3 बड़े डिसीज़न उन्होंने लिए भी हैं। एक डिसीज़न तो ख़ास तौर से कश्मीर को 370 हटाने का लिया, जो कि सच में एक बहुत बड़ा डिसीज़न था और जिसके लिए वो जो है बधाई के पात्र हैं। दूसरा बड़ा डिसीज़न उन्होंने लिया कि पाकिस्तान में घुसकर 2 बार अटैक किया और जिससे पाकिस्तान की अकल थोड़ी ठिकाने आई। हालांकि वो अकल आजकल फिर थोड़ी गड़बड़ाई हुई है और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, ट्रेंड आतंकवादी जिसमें फ़ौजी भी हो सकते हैं, वो जम्मू एरिया में आकर भारत पर हमले कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी जो है देखा जाना चाहिए। एक सबसे बड़ा डिसीज़न और लिया कि राम मंदिर पर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। ये 3 बड़े फैसले मैं मानूंगा जो लिए, जो टाइम चेंजिंग है, जो समय काल में हमेशा याद रखे जाएंगे कि ये तरीका है जिसमें पॉलिसी चेंजेस हैं, ये हैं। जहाँ पॉलिसी की बात आई तो एक चीज़ और याद आई, वो ये कि जो फॉरेन पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो भी काफ़ी दमदार है। वो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में अपना रुआब रखते हैं, चाहे कोई बड़ा देश हो, चाहे कोई छोटा देश हो। जैसी पॉलिसी में वो उसको भारत के अनुसार तब्दील करना चाहते हैं, कर ले जाते हैं, कोशिश करके कर ले जाते हैं। चाइना
ने जब भारत की हमली ज़मीन को छीनने की कोशिश की कुछ समय पहले, तो वहाँ भारत की सेनाएं अब तक जमी बैठी हैं। ये भी अच्छे डिसीज़न हैं। तो मोदी जी कुछ अच्छे डिसीज़न ले चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उन्होंने जो भाषण दिया, और उस भाषण में मैं एक अंश को ख़ास तौर से उभारना चाहूँगा, बाकी तो कोई ऐसे अंश नहीं हैं उभारने वाले, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कम्युनल धारा पर चलता आ रहा है और उसे बदला जाना चाहिए। उनका भाव यही था। ये बिल्कुल सच बात है। आज़ादी के समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठाई गई थी कि अब देश में सब एक हैं। ये अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं है। अब देश में सब एक हैं, सब लोगों के लिए समान कानून होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसे कहा जाएगा, जिसमें सबके सामाजिक अधिकार जो हैं वो एक जैसे होंगे और धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं होंगे। ये मांग भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को ये मौजूदा स्वरूप देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उठाई थी। और B.R. अम्बेडकर की सोच को अगर आप पढ़ें तो लगता है कि उनकी सोच जो है वो काफ़ी आगे की सोच थी। इवन गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से भी आगे की सोच थी। जो चीज़ें कम्युनल आधार पर जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी सोचते थे कि इनको कम्युनल आधार पर ही सोचा जाए, उसी हिसाब से इनको बनाया जाए, वैसा B.R. अम्बेडकर के मन में बिल्कुल नहीं था। उनकी सोच मॉडर्न थी, उस समय के हिसाब से मॉडर्न थी, जो आज भी मॉडर्न कही जाती है और आज भी उस पर अमल नहीं हो पाया है, उस मॉडर्न सोच पर। उनमें से एक मुद्दा था UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज तक जो है नहीं बनाया जा सका है। अब इस पर जो है आज मोदी जी ने ये भाषण दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो उनका भाव था वो ये था। तो सवाल मोदी जी से ये है कि करेगा कौन? आप ही को करना है। 10 साल से आपकी सरकार है, 11वें साल में आ गई है, तो ये हिम्मत तो आपको उठानी पड़ेगी। जैसे आपने CA की हिम्मत उठाई, CA का कदम उठाया, उसी तरह से ये कदम भी उठाना पड़ेगा। तो मोदी जी, मुझे लगता है कि जो CA के बाद जो प्रोटेस्ट हुए और जो शाहीन बाग वगैरह में प्रोटेस्ट हुए, या जो थोड़ा शांति नहीं रही, उससे मोदी जी जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं, बहुत सुकून में नहीं हैं। थोड़ा घबराहट का उनमें एहसास है कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो ऐसा कदम उठाने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो झेलेगा कौन? मौजूदा सरकार। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसके लिए क्या हम आगे बढ़ना छोड़ दें? आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आपकी बात में ही मैं एक कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ। आप कहते हैं कि मैं देश को 2047 तक एक मॉडर्न देश बना दूंगा, एक आधुनिक देश बना दूंगा। जब आप ये कहते हैं तो आपकी सोच में सिर्फ आर्थिक प्रगति होती है कि मैं आर्थिक रूप से प्रगति कर लूँगा इतनी कि आम आदमी की आय बढ़ जाएगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, सबके पास अच्छा रहने खाने का होगा। ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में खाली इकोनॉमिक प्रगति से कुछ नहीं होगा। कश्मीर कोई गरीब स्टेट नहीं थी, लेकिन वहाँ से हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया, उनके घर छीन लिए गए। तो वो तो अच्छी स्टेट में रहते थे, अच्छी प्रगतिशील स्टेट में रहते थे। तो हिंदुस्तान को इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ, ये दोनों साथ साथ चाहिए। धन भी चाहिए, धन की प्रगति भी चाहिए, अच्छा रहना खाना भी चाहिए, लेकिन जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे UCC का है, जैसे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी भी प्रगति होनी चाहिए। 2047 में देश ना केवल अपने आप को इकोनॉमिक रूप से कहे कि मैं एक डेवलप्ड कंट्री हूँ, बल्कि सोशल इश्यूज पर भी कहे कि मैं एक डेवलप्ड स्टेट हूँ। खाली एक UCC की बात नहीं है,
बहुत सारे इश्यूज हैं और उनको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोई अप्रोच उसकी जो है प्रॉपर नहीं है, सिर्फ मुंह ज़बानी है, मुंह से बोल दो, ग्राउंड पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक उत्तराखंड में थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन यूसीसी पर आगे होता हुआ दिख रहा है। बाकी राज्यों ने कह दिया है हम यूसीसी लाएंगे, कुछ राज्यों ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन लागू करने को तैयार नहीं है। तो जब आप ये बात करते हैं, या तो कहना बंद कर दीजिए, हमको कोई झूठे सपने मत दिखाइए मोदी जी, या तो कहना बंद कर दीजिए या करके दिखाइए। करके दिखाइए तो आप महान होंगे, करके नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका जो हिस्ट्री और आपका जो इतिहास होगा, आपका जो काम का लेखा जोखा होगा, वो मिला जुला ही होगा। कुछ जगह आपने किया, विरोध हुआ तो आप घबरा गए। एनआरसी उसमें भी एक इशू है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, क्यों ना बने वो, और बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको हर काम को धीरे 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 एक एक करके उठाना होगा। आज की तारीख में जो है वो आपने बामुश्किल वक्फ का मुद्दा उठाया है, जबकि वक्फ के मुद्दे को आप पिछली 2 सरकारों में आराम से पास करवा सकते थे उस बिल को, और आपको कोई मुश्किल नहीं आती। अब आपको मुश्किल है कि आपको साथियों की हाँ लेनी पड़ रही है। वो कहेंगे तो आप कर पाएंगे, वो नहीं कहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये होगा या नहीं होगा ये कह नहीं सकते। तो आपने सही समय पर जो वक्फ का मुद्दा था, जिसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, उसका ताल्लुक देश की बाकी जनता से भी है। वक्फ के नाम पर कोई भी ज़मीन को वो अपना क्लेम कर लेते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट निकाल के क्लेम कर लेते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। 1500 साल पुराने तमिलनाडु के एक गांव को पूरा वक्फ बना दिया, मंदिर भी वक्फ में है। ऐसे नहीं हो सकता। तो पिछली 2 बार में आपने क्यों नहीं किया? कितना सोचेंगे? एक डिसाइसिव राजा को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। 370 का मुद्दा तो एक इंटरनेशनल मुद्दा था, पाकिस्तान का मुद्दा था, उसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस थे। वो आप चाहते थे तो आपने कर दिया। बाकी मुद्दों पर आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो आपने ये सवाल आज स्वतंत्रता दिवस की अपनी स्पीच में उठाया, तो जब पहले आप ये मुद्दे उठाते थे तो आम जनता में जोश आता था, हाँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जो कुछ करेगा, करता रहेगा, लगातार चलता रहेगा मामला उसका। अब वो जोश नहीं आता है। अब तो लगता है जैसे बोलने के लिए बोला गया है। तो आपसे अनुरोध है, इतना ही कहूँगा, इससे अधिक नहीं, कि बोलने के लिए मत बोलिए, करके दिखाइए। वक्फ का आपने काम किया है, उसको आपने फिर जेपीसी और सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया। अब सिलेक्ट कमेटी उसमें 10 मीन में निकालेगी, फिर क्या करेंगे? तो आपको वो करना है, वो सबको प्रभावित कर रहा है, हिंदू को, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, सिख को, सबकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये विशेषाधिकार क्यों? कांग्रेस अपनी बात पर कमिटेड रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ, वो जब भी आती है मुसलमानों को कुछ ना कुछ देकर जाती है, क्योंकि उसके वो पक्के वोट बैंक हैं। और इस बार जो वो 50 से 100 हुई है, इसके बाद तो वो और देकर जाएगी। आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और अपने आप को शिव भक्त कहने वाले राहुल गांधी शिव के मंदिरों को तोड़ने पर एक बयान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कमिटमेंट मुसलमानों के प्रति है, बाकी सब फर्जी है वहाँ। तो आपका कमिटमेंट तो हिंदुओं के प्रति है या नहीं है? तो बता दीजिए, बोलिए हम तो सेकुलर राज करेंगे। सेकुलर राज करेंगे तो सेकुलर के नाम पर वोट मांगिए, हिंदुत्व के नाम पर वोट मत मांगिए। फिर ये धोखा है हिंदुओं के साथ। आप हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं, काम आप करते हैं सेकुलरिस्ट जैसे। और हमारा जो जीवन है हिंदुओं का, वो काफ़ी आक्रमण में है, ये आपको मालूम ही है। तो वो सब काम भी आपको करना है। एजेंडा बहुत लंबा चौड़ा है।
अगर इस देश की मूल जो भाव है सनातन का, उसको इस देश में जिंदा रखना है तो एजेंडा बहुत लंबा है और उस लंबे एजेंडे को एक एक करके पूरा करना है। एकदम से आप पूरा कर भी नहीं पाएंगे, वो एक एक करने में भी मत घबराइए। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर जो आपने भाषण दिया, मेरा खून में तो बिल्कुल उत्साह नहीं आया, मेरे मन में तो कोई उत्साह नहीं आया। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके मन में कोई उत्साह नहीं आया होगा। अपनी बात पर कमिटेड रहिए। अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट चाहिए, अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं तो फिर वो सब काम कीजिए जो हिंदुओं और सनातन के लिए ज़रूरी हैं। साथियों, इस अंक में इतना ही। फिर किसी नए अंक के साथ मिलेंगे। अंक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम आपको जो भी मूल बातें हैं, जो भी साफ बातें हैं, जो भी निष्पक्ष बातें हैं, जो किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो विरोध बना हुआ है, जो समाज में असंतुलन आया हुआ है, असंतुलन के उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये समाज का असंतुलन है कि एक कम्युनिटी को 4 शादी करने का जो है अधिकार दिया जाए और बाकी सब जो हैं वो एक शादी करेंगे। और इस तरह के कई असंतुलन हैं, उन मुद्दों को हम उठाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।